हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बी डायरेक्शन। आज हम तीसरी क्लास लेने वाले हैं। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या, परिभाषा और उसकी प्रकृति को। दूसरी क्लास में शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को जाना हमने। अब आज की बात करते हैं तीसरी क्लास यानी कि शैक्षिक प्रशासन सिद्धांत एवं कार्य, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल एंड फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं। शैक्षिक प्रशासन सामान्यतः विद्यालय की व्यवस्था अथवा प्रबंध करने तक सीमित नहीं है, इसका रूप व्यापक है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 क्या है? दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोकतंत्रात्मक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है। वह नियंत्रण एवं दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों से करता है अपितु छात्रों के साथ भी करता है। स्कूल में वह प्रत्येक मामले में आगे रहने में संकोच करता है। वह कुछ शक्ति अपने सहयोगियों को भी प्रदान करता है। इस प्रकार दायित्व की सहभागिता और कुछ नहीं केवल प्रबंध और प्रशासन की चिंताओं की भागीदारी है। जिम्मेदारी की सहभागिता को एक स्वस्थ सिद्धांत भी माना जाता है, क्योंकि इस बात का अनुभव किया जाता है कि अनेक दिमाग इकट्ठे मिलकर उस दिमाग से बेहतर कार्य कर सकते हैं जो कि अकेला है। अब हम बात करते हैं समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या है? एक लोकतांत्रिक संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक अध्यापकों को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। वे अपने साथी, सहकर्मी व सहवक्ता हैं तथा सहभागी है। लोकतंत्र में कोई अधीनस्थ नहीं होता। स्कूल चलाने में, निर्णय लेने में वह सदा अपने सहयोग को विश्वास में लाता है। वह अपने आप अकेला निर्णय नहीं लेता अपितु अपने सहयोगियों के साथ निर्णय लेता है। तीसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। स्कूल का लोकतंत्रीय मुखिया अपने अध्यापकों पर प्रतिबंध और निषेध लगाता है अपितु वह उन्हें उनकी शक्ति और प्रतिभाओं के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। अध्यापकों को कार्यान्वयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चौथा नंबर है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सहयोग का सिद्धांत लोकतंत्रात्मक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन का आधार है। स्कूल एक प्रकार की सहकारी संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य को सबके लिए और सबको एक दूसरे के लिए कार्य करना आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक मुखिया शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझी सहायता एवं सहयोग की भावना के काम करने के महत्व पर बल देता है। नंबर 5 न्याय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन स्कूल के मुख्य अध्यापक की ओर से पूर्ण न्याय की आशा रखता है। लोकतांत्रिक प्रबंधन तभी सफल कहा जाता है जब मुख्य अध्यापक सबके साथ न्याय करता है। ऐसे आगे हम देखते हैं छठा नंबर क्या है? व्यक्ति की योग्यता की पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। पहचान की इच्छा और महत्वपूर्ण समझे जाने की कामना कार्य के मुख्य प्रेरक हैं। स्कूल संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन अध्यापक से अधिक कुशलता से कार्य संपादन करवा सकता है। अब हम बात करते हैं नेतृत्व का सिद्धांत। लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन को प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व चाहिए। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक में भी नेतृत्व के गुण विद्यमान होने चाहिए ताकि अन्य उसका अनुसरण करें। उसमें स्टाफ, छात्र, माता पिता तथा समुदाय को उत्साहित करने, निर्देशन, संचालन तथा नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार स्टाफ, छात्र तथा समुदाय की शक्तियों तथा प्रतिभाओं को स्कूल की बेहतरीन कार्य के लिए करना चाहिए। समन्वयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। बात करते हैं समन्वयन क्या होता है। यदि स्कूल में लोग
तंत्र की सफलता निश्चित बनानी है तो संगठन, प्रबंधन और प्रशासन को समन्वय प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक को लचीला होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ सके। कार्यकुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक को स्टाफ के सदस्य की रुचियों, योग्यताओं तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्य का वितरण करना चाहिए। आशावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक को अपने दृष्टिकोण में मौलिक रूप से आशावादी होना चाहिए तथा अपनी नीतियों एवं प्रणालियों में संरचनात्मक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत क्या है। संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासन की अधिकांश सफलता उसके सहयोगियों एवं अधीनस्थों की कुशलता पर निर्भर करती है। बिना सहयोगियों के कोई काम भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम 13 नंबर, सापेक्ष मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वैल्यू। अभी इसको समझते हैं। समस्त निर्णय सापेक्ष मूल्य के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। स्कूल का कल्याण अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णायक कार्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के कार्य, शिक्षा की नींव को मजबूत करने में शैक्षिक प्रशासन के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। यही कारण है कि शिक्षा से जुड़े सभी अंगों का विस्तार भी उतना ही गति से हुआ है। अतः शैक्षिक प्रशासन के अनेक कार्य हैं। विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को अपने अपने दृष्टिकोण से उपरोक्त रूप में स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यों को हम देखते हैं। प्रमुख कार्य क्या है? नंबर 1, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। हम बात करते हैं उद्देश्यों व लक्ष्यों का स्पष्ट ज्ञान, समस्या जिस पर निर्णय लिया जाना चाहिए से संबंधित सूचनाएं, मत, विचार आदि का संकलन। तीसरा देखते हैं क्या जरूरी है निर्णय के लिए, संकलित तथ्यों, आंकड़ों तथा सूचनाओं को विश्लेषित करना, समझना तथा निर्णय लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य की। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा है? नियोजन, प्लानिंग। इलियट मेरिल ने विद्यालय योजना के निर्माण में अग्रलिखित बातों पर ध्यान देने के लिए बल दिया है। नंबर 1, विद्यालय की शैक्षिक आवश्यकता व उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में उद्देश्यों का निर्धारण। नंबर 2, समुदाय विशेष में विद्यालय से अपेक्षाएं तथा शिक्षा की आवश्यकता। नंबर 3, विद्यालय के विशिष्ट कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निर्धारण। नंबर 4, संपूर्ण विमर्शित योजना को व्यवहार में लाना। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम औपचारिक, द्वितीय अनौपचारिक। औपचारिक संगठन में कार्यकर्ता, सहायक, पर्यवेक्षक, अधिकारी आदि व्यक्ति का एक पदानुक्रम होता है। वे अपने कार्य तथा दायित्व के आधार पर वरिष्ठ या अधीनस्थ की श्रेणी में विभक्त रहते हैं। इनमें संगठनात्मक संबंध रहते हैं। इनमें संबंध बनाए रखने के लिए आदेशों तथा सूचनाओं के आदान प्रदान का संचार व्यवस्था रहती है। अब बात करते हैं जो संगठन का दूसरा प्रकार है उसकी। अनौपचारिक संगठन में व्यक्तियों के बीच अधिकार या कार्य के आधार पर संबंध नहीं होते। इनके बीच संबंध का स्वरूप व्यक्तिगत व व्यक्ति के आधार पर होता है। ये संबंध रुचि, कार्य, अभिवृत्ति, विचार, विश्वास और मान्यताओं के आधार पर बनते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार प्रत्येक अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त होता है। प्रत्येक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त होता है। अब हम बात करते हैं संप्रेषण। ये संप्रेषण क्या होता है अब हम इसको समझते हैं। संप्रेषण से अभिप्राय है कोई सूचना, विचार
और निर्देशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जब तक सूचना अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती तब तक कार्य संपन्न की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती। संप्रेरण ही वह माध्यम है जो निर्देशन को सही रूप में सबके पास पहुंचाता है और सही एवं व्यवस्थित कार्य करने हेतु कार्य करता है। अब नंबर 5 देखते हैं, निर्देशन करना यानी कि संचालन करना। शैक्षिक प्रशासन की निपुणता निर्देशन में छिपी है। संचालन की प्रक्रिया कार्य को क्रियान्वित कराना। इस क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक प्रशासन सलाह देता है, निर्देश देता है और उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाता है। नंबर 6 देखते हैं, समन्वय स्थापित करना। समन्वय से अभिप्राय एक ऐसी तालमेल से है जिसमें सभी मिलकर अधिक लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और कार्य के माध्यम में आने वाली किसी भी बाधा को सुगमता से पार कर जाते हैं। प्रशासन का कर्तव्य है कि संगठन की विविध शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक शक्तियों में समन्वय स्थापित करें। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग, बजट बनाना यानी कि बजटिंग। रिपोर्टिंग और बजटिंग, पहले देखते हैं रिपोर्टिंग। शैक्षिक प्रशासन विविध कार्यकलाप, सरकारी आदेशों का तथा अन्य समस्याओं आदि को ध्यान में रखता है और इनका सही ज्ञान समाज के सदस्य व अध्यक्ष आदि को उपलब्ध कराना इसका उत्तरदायित्व है। यदि शैक्षिक प्रशासन जागरूक नहीं है और प्रशासनिक समस्याओं तथा अन्य सूचनाओं को उपलब्ध नहीं करा सकता और प्रशासन को यदि विज्ञप्तियों के प्रति ज्ञान नहीं है, वह उच्च अधिकारी के सामने समस्या अथवा परिस्थिति को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में प्रगति के स्थान पर अवनति ही होगी। बात करते हैं बजटिंग। शैक्षिक प्रशासन को आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था करना, उसका अनुमान लगाना और लेखा जोखा करना ही बजट कहा जाता है। बजट बनाकर व्यय पर नियंत्रण रखा जा सकता है और अधिक व्यय से बचा जा सकता है। अतः अधिक व्यय से बचने के लिए पूर्व में बजट बनाना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य मूल्यांकन है। मूल्यांकन नियंत्रण का आधार होता है और उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई इसका भी पता मूल्यांकन से ही होता है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। इसे करते समय आंकड़ों के स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए, परिणामों की व्याख्या करनी चाहिए, उद्देश्यों को निश्चित किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।